तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक मलयालम सीरीज या कहें कि केरला की पहली हॉरर कॉमेडी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है इंस्पेक्शन बंगलो। ये 7 एपिसोड की सीरीज है। सीरीज में एक इंस्पेक्शन बंगलो दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब काफी समय से बंगलो बंद पड़ा है और लोकल्स का कहना है कि बंगलो हॉन्टेड है, लेकिन इसके बावजूद उस जगह को एक पुलिस स्टेशन में बदल दिया जाता है। अब उन पुलिस वालों के साथ क्या क्या भूतिया घटनाएं होती हैं, यही इसकी कहानी है। लेकिन जितनी सिंपल लग रही है उतनी नहीं है, बहुत ट्विस्ट है, दिमाग घुमा देगी ये सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक पंक्चर वाले को देखते हैं। देर रात अपनी दुकान पर वो काम कर रहा था। उसके साथ के जितने भी लोग थे सब अपनी दुकान बंद करके जा चुके थे। वो भी इस टाइम तक अपनी दुकान बंद करके चला जाता था, लेकिन आज उसको कुछ ज्यादा काम आ गया था, इसलिए देर रात तक आज वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था। अब वो टाइम पर नहीं आया तो उसकी पत्नी का कॉल आ गया। उसको चिंता होने लगी थी। वो उससे पूछती कि कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक। तो ये बोल देता कि आज ज्यादा काम आ गया था तो मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ और खाना टेबल पर रख देना। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही वो अपनी दुकान बंद करता है और साइकिल लेकर निकल जाता है। अब उसके जो घर का रास्ता था वो उसी भूतिया बंगले से होकर गुजरता था। जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचता है, अचानक से उसे गाड़ी की इंजन की आवाज सुनाई देती है, बहुत तेज, मानो कोई बड़ी कार, कोई जीप जस्ट उसके पास में खड़ी हो। लेकिन आगे पीछे कहीं भी कोई भी गाड़ी नहीं थी। और तभी वो नीचे देखता है तो एक छोटा सा गाड़ी वाला खिलौना वहां चल रहा था और ये उसी की आवाज थी, इतनी तेज तेज, एक बड़ी इंजन वाली गाड़ी की तरह वो आवाज कर रहा था। मतलब ये कोई भूतिया खिलौना था। वो डर जाता है और तुरंत वहां से निकलने लगता है, लेकिन नहीं जा पाता। उसकी साइकिल आगे बढ़ती ही नहीं। अचानक से उसकी साइकिल बहुत हैवी फील होने लगती है, जैसे कि चेन में नहीं फंस जाती वैसे, लेकिन उसकी चेन भी नहीं फंसी थी, मानो कोई शक्ति उसे रोक रही हो। अब ये गाड़ी जो है उसके और करीब आने लगती है, जिससे वो और डर जाता है और पूरी जान लगाकर पैदल मारने लगता है, जिससे साइकिल थोड़ी बहुत आगे बढ़ भी जाती है लेकिन प्रॉपर ठीक से नहीं चल पाती, जिससे वो बैलेंस नहीं बना पाता और गिर जाता है। उसका सर वहां पर एक बड़े से पत्थर पर टकराता है और वो वहीं शांत हो जाता है। और तभी इंस्पेक्शन बंगलो का बोर्ड दिखाई देता है और वो भूतिया गाड़ी बंगलो के अंदर चली जाती है। यहीं पर रात का सीन कट हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन आता है। हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। ये जो पुलिस स्टेशन था ना, काफी खराब और जर्जर टाइप की इसकी कंडीशन थी, मानो कभी भी इसकी छत भरभरा कर गिर सकती थी। तो यहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे जो काम करते थे वो बस यही चाहते थे कि वो कैसे भी करके इन्हें एक नया अच्छा सा पुलिस स्टेशन मिल जाए। तो यहाँ पर कौन कौन ऑफिसर काम करते थे मैं उन सबके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो थे वारगीश, बाकी दूसरे ऑफिसर्स में एक का नाम शिहाब था, एक का नाम शीजू था, 2 महिला ऑफिसर भी थी, एक का नाम जैसी था, दूसरी का नाम मंजू था। परमेश जो थे वो इनसे सीनियर थे और इन सब के सीनियर जो यहाँ के एसआई थे उनका नाम था विष्णु। और विष्णु ना यहाँ पर काफी ज्यादा धार्मिक थे, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ना वो वाले, जो रोज मंदिर जाते हैं, हर तरह के ताबीज धागे वगैरह बांध के रखते हैं। विष्णु डेली पूजा करते थे। जितना वो भगवान में मानते थे उतना ही भूत प्रेत में भी मानते थे। बाकी जो दूसरे लोग थे वो लोग मॉडरेट थे, मतलब नॉर्मली मानते थे, भगवान में भी और भूत में भी। और जो परमेश थे वो भाई नास्तिक थे, वो ना भगवान में मानते थे ना भूत में। तो अभी ये सुबह का ही समय था। विष्णु अभी पूजा ही कर रहे थे कि हे भगवान, हम सबको बुरी शक्तियों से बचाना और सरकार को ना नए पुलिस स्टेशन के लिए फंड भी दिलवा देना। उसके बाद वो ज्योति लेता है। सैलर में एक चोर बन था, उसको भी दिखा देता है कि ले भाई तू भी ज्योति ले ले, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। फिर बाहर जाकर वहां के स्टोन के सामने नारियल फोड़ देता है। इधर ये नारियल फोड़ा और अंदर स्टेशन में भी कुछ फट गया। उसी चोर की चीखने की आवाज आई जोर से। ये तुरंत भागा देखने अंदर की क्या हो गया, तो पता चला कि उस चोर का सर फट गया था। छत की टाइल निकलकर उसके सर पर गिर गई थी। ये लोग तुरंत उसको उठाए और जीप में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिए। परमेश कहता कि सर आज टाइल गिरा है, कल को छत भी गिर गई तो कोई मर मरा गया तो कौन जिम्मेदार होगा। विष्णु कहता है कि अगर हमें छोटा सा भी घर रेंट पर मिल जाए तो उसे नई चौकी बना सकते हैं। परमेश कहता है कि सर अभी सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन ही टाइट चल रही है, रेंट के पैसे कहाँ से आएंगे। विष्णु कहता है कि आज मैंने कुछ खास पूजा की है, भगवान से मन्नत मांगी है कि सरकार को रेंट के लिए फंड दिलवा दें। लेकिन परमेश तो नास्तिक था। वो बोलता है कि अरे सर, इससे अच्छा तो आप एमएलए शाहजी से दोबारा बात करिए, वो चाहे तो हमें नई जगह मिल सकती है। लेकिन विष्णु एमएलए से दोबारा बात करने में हिचकिचा रहा था। दूसरी तरफ एक चाय की दुकान पर वो जो कल पंक्चर वाले के साथ हादसा हो गया था ना, उसी की बातें चल रही थी। चाय वाला बताता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कल रात साइकिल से गिर गया, सुना है बंगले वाले रास्ते से जा रहा था। एक आदमी पूछता कि वो गिरा कैसे। चाय वाला कहता कि और क्या, भूत धक्का दिया होगा। दूसरा आदमी कहता है कि अरे पागल आदमी है क्या वो, पता नहीं कि रात में उस बंगले के आसपास नहीं जाना चाहिए, उसे देर हो गई थी तो दुकान पर ही रुक जाता, सुबह चला जाता। वो तो शुक्र है कि जान बच गई, नहीं तो वहां 5 मौतें हो चुकी हैं।
और ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच है और काफी अजीब बात है। मतलब वहाँ रहने के लिए जो भी सरकारी ऑफिसर गया है, अगले दिन उसकी लाश फांसी से लटकी मिली है उसी बंगलों में। ऐसी अब तक 5 सरकारी ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। अब पुलिस तो इन्हें का केस बताकर केस बंद कर दी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोकल्स को एक भूत प्रेत का काम लगता है। नहीं तो क्या कारण है कि कोई आदमी ठीक ठाक वहां जाता है और अचानक फांसी लगा लेता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। सबने मान लिया कि बंगलो हॉन्टेड है, तब से वो बंगलो बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। खैर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ये लोग 3-4 लड़कों को पकड़ लिए थे। वैसे ने वारगिस ने पकड़ा था और ये क्या किए थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही नशा कर रहे थे और वारगिस से लेटर मांग रहे थे। वारगिस भड़क गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी पुलिस स्टेशन के बाहर नशा करने की, ऊपर से एक पुलिस वाले से लेटर मांगते हो। बस धर लिया उनको। वो लोग कहते कि सर गलती हो गई, हमें पता नहीं था, आपने वर्दी भी नहीं पहनी थी और हमें पता भी नहीं था कि ये पुलिस स्टेशन है। वैसे ये पुलिस स्टेशन जैसा लगता भी नहीं, हमें तो कोई पुरानी सी बिल्डिंग लगी थी। तो ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि काइंड ऑफ उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। ऊपर से इनके पास थोड़ा गांजा वांजा भी मिल जाता है, तो अब तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ये जो लंबे वाला लड़का था ना, वो कहता है कि सर आपको हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जो एमएलए शाहजी हैं वो मेरे अंकल हैं, वो हमें छुड़ाने यहाँ पर आते ही होंगे। इन लोगों को लगता है कि ऐसे ही फेंक रहा है। विष्णु कहता है चल देखते हैं कौन आता है तेरे को छुड़ाने। वैसे वो लड़का जो है सच बोल रहा था। अगले ही पल वहाँ सच में एमएलए शाहजी आ जाता है। कहता है कि ऑफिसर्स ये मेरे लड़कों क्यों पकड़ लिया आपने, क्या कर दिया इन्होंने? तो ये बोलते हैं देखिए ना सर, पुलिस स्टेशन के बाहर ही नशा करते हैं और हमसे लेटर मांगते हैं। तो एमएलए क्या कहता है, बेचारे नशे में है, बोर्ड नहीं दिखा होगा। तो लड़का कहता है कि अंकल हम लोग इतना भी नहीं किए थे कि बोर्ड ना दिखे, उधर ध्यान जाए तो हम देखें ना, ये जगह हमें पुलिस स्टेशन लगी ही नहीं, कोई पुरानी बिल्डिंग लगी हमें। तो शाहजी कहता है कि रुको मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो ऑफिसर, बच्चों से गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है, अब छोड़ दीजिए इन्हें। परमेश कहता है कि सर इनके पास 100 ग्राम गांजा मिला है। शाहजी कहता है कि अभी आपने केस तो नहीं बनाया ना? तो कहता है कि नहीं सर। बस ठीक है, फिर मैं इन्हें ले जाता हूँ। और हाँ, एक और जरूरी बात करने में यहाँ पर आया था। आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने खुद सरकार पर प्रेशर बनाया कि स्टेशन की जगह को बदला जाए, लेकिन सरकार के फंड में एक कौड़ी भी नहीं बची है, तो नई जगह तो मिलने से रही। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता निकाला है। फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात करके आप लोगों का काम करवा दिया है। वो जो इंस्पेक्शन बंगलो है ना, वहाँ चौकी लगाने की परमिशन मिल गई है। वहाँ रेंट वेंट भी नहीं देना पड़ेगा, है ना बढ़िया? लेकिन ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि क्या कह रहे हैं ये, उस भूतिया जगह को चौकी बनाएंगे। शाहजी कहता है कि देखो ये बहुत अच्छा मौका है, लोगों ने इस जगह की भूतिया होने की बात उड़ा रखी है, उनके मुंह पर भी तो ताला लगाना है। तो क्या कहते हैं आप लोग? अब इन्हें डर तो लग रहा था लेकिन मना भी नहीं कर सकते थे। भाई इज्जत की बात थी कि पुलिस होकर भूत से डर गए, इसलिए विष्णु हाँ बोल देता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो दोनों फीमेल ऑफिसर थी ना, मंजू और जैसी, वो दोनों बहाने से छुट्टी मांगने लगती है। लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि ये डर गई है इसलिए छुट्टी मांग रही है। और वो जो चोर था ना जिसका सर फूट गया था, वो हॉस्पिटल में था। उसे जब पता चलता है कि स्टेशन उस भूतिया बंगलों में शिफ्ट हो रहा है, तो इतना डर जाता है कि खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसका कहना था कि मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, उधर जो गया मर गया। अब इन सब के बाद माहौल ऐसा नेगेटिव सा हो जाता है कि ये लोग दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विष्णु कहता कि क्या कहेंगे, क्या क्या कर मना करेंगे, ये तो नहीं बोल सकते ना कि भूत से डर गए, हमारे पास अब वहां शिफ्ट करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मंजू कहती कि सर मेरी फैमिली है, मैं मरना नहीं चाहती। वारगिश कहता कि यहाँ सबकी फैमिली है, मरना कौन चाहता है? सब डरे हुए थे परमेश को छोड़कर, वो तो मानता ही नहीं था ना। कहता कि अरे पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो, अरे ये भूत वूत बस कहानियों में होते हैं, सच में नहीं होते, बिना बात के तुम लोग डर रहे हो। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जो कि ऐसे ही गई थी लेकिन टाइमिंग ऐसी थी कि लोग डर जाते हैं। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहाँ एक सरकारी आदमी जिसका नाम कुरुविला था, वो उसी बंगलों में रुकने आता है। तभी उसका ड्राइवर कहता है कि सर आप कोई होटल में रुक जाते, ये जगह श्रापित है, इससे पहले यहाँ 4 लोग फांसी लगा चुके हैं। लेकिन कुरुविला कहता है कि वो कम्युनिस्ट है, पक्के वाला, एथीस्ट भी है, ना भगवान में मानता है ना भूत प्रेत में, इसलिए इन सब बातों से मैं नहीं डरने वाला, और उसी बंगलों में स्टे करता है। लेकिन फिर अगले दिन उसकी लाश फांसी से झूलती हुई पाई जाती है इसी बंगलों के एक रूम में, और ये कुरुविला 5 और आखिरी विक्टिम था। फिर उसके बाद वहां कोई नहीं गया। देन कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां बंगलों की साफ सफाई का काम चल रहा था। यहाँ के जो लोकल मजदूर थे वही कर रहे थे। अब वो बाहर की सफाई तो कर देते हैं लेकिन अंदर से सफाई करना और पेंट वेंट करने से मना कर देते हैं, इसलिए रिनोवेशन का काम बाहर के वर्कर्स को दिया जाता है जो बंगलों की भूतिया कहानी से अनजान थे। लेकिन जो लोग बाहर काम कर रहे थे ना, उन्हें उनके लिए चिंता हो रही थी कि भाई उनमें से किसी को कुछ हो ना जाए। और वो आदमी कुरुविला की मौत का ही जिक्र करता है। भाई एक सरकारी आदमी था ना कुरुविला, उस बड़े कमरे में फांसी लगा लिया था, याद है ना? तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई जिस हुक पर वो फांसी लगाया था उसको हटवा दिया है। इस पर आदमी कहता है कि चलो सही है, ये जानकर थोड़ा सही लगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शिफ्टिंग के काम में लगे थे, जिस दौरान विष्णु अपनी माँ से बात कर रहा था। उन्हें भी सब सीन बता दिया था कि उन्हें भूतिया बंगलों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। उसकी माँ कहती कि बेटा मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई थी, पंडित जी बोले कि तुम्हारे साथ जो सब परेशानियां चल रही हैं 3 महीने तक और चलेंगी, बस फिर खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो 3 महीने हैं ये बहुत भारी गुजरेंगे, बड़ा खतरा होगा, बेटा ध्यान रखना। अच्छा, जो रक्षा मंत्र मैं दी हूँ रोज उस मंत्र का जाप कर रहे हो ना ठीक से? विष्णु कहता हाँ माँ रोज कर रहा हूँ, अब आप मुझे और मत डराओ। खैर इन सब के बाद शिफ्टिंग वगैरह सब ठीक से हो जाती है। एमएलए शाह जी आकर खुद फीता वीता काटता है, लेकिन अंदर नहीं जाता, बहाना बना देता है कि भाई मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बाकी आप लोग अब अपना काम संभालो। सबको दिखा दो केरला पुलिस की पावर, यहाँ के लोग जो भूत प्रेत का अंधविश्वास फैला रखे हैं उसे उखाड़ कर फेंक दो, ये बोलकर वो चल देता है। पीछे ये लोग सोचते हैं कि साला खुद डर रहा है और कहता है कि हम हिम्मत दिखाएं। खैर हिम्मत दिखाकर ये लोग अंदर जाते हैं। मंजू जैसी कुछ ज्यादा ही डर रही थी, तो विष्णु उन्हें छुट्टी दे देता है कि ठीक है तुम लोग जाओ। लेकिन फिर वारगीज भी छुट्टी का बहाना करने लगता है, लेकिन विष्णु उसे मना कर देता है कि अरे सब ऐसे करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। वो और परमेश सबको समझाते हैं कि देखो हम पुलिस वाले हैं, कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है, मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करना है। शिहाब कहता है लेकिन सर कैदियों का क्या, उन्हें यहाँ बिना पैनिक के कैसे रखेंगे? सुना है वो जो बाहर से पुताई वाले आए थे उन्हें पता नहीं कौन इस जगह की भूतिया कहानी सुना दिया, तब से डर के मारे एक को तो हाई फीवर हो गया है और खुद को फांसी लगाने तक का ट्राई किया। वो विष्णु भी चौंक जाता है कि क्या? परमेश तो हंस देता है, बताओ कितने डरपोक लोग हैं, अरे हम ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं, भूत प्रेत श्राप, अरे ये सब कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। तभी पीछे भगवान की फोटो गिरकर टूट जाती है। सब बोलते हैं कि अरे ये तो अपशकुन हो गया, भगवान की फोटो का फ्रेम टूट गया। रमेश कहता है अरे कुछ नहीं, हवा से गिर गया, कोई बात नहीं, नया फ्रेम लगवा देंगे। तभी विष्णु कहता है कि बस अब कोई फालतू का नाटक नहीं, सब काम पे लगो। दिन में जिन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन आई है उन सबको पकड़ कर लाओ। बस फिर क्या था, ये लोग काम में लग जाते हैं और उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। ये लोग भी स्टेशन आने से डर रहे थे, अब रात भी हो गई थी, अभी तक तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो लोग वहां पर कोई डीएसपी राजन का नाम लेने लगते हैं कि सर आप उन्हें बुलाइए, हम उन्हीं को सब बताएंगे। लेकिन डीएसपी राजन का नाम लेते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, खिड़की दरवाजे खुल बंद होने लगते हैं, चीजें गिरने लगती हैं, मतलब पूरा माहौल भूतिया हो जाता है। लाइट भी चली जाती है, सब डर जाते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट सुबह का सीन दिखता है जहां पर सब बेहोश पड़े थे। सबसे पहले शीजू और परमेश को होश आता है, तभी शीजू को विष्णु का ध्यान आता है, वो उसे ढूंढने लगता है। तो क्या पता चलता है कि वो लॉकअप में बेहोश पड़ा था। वो तुरंत परमेश को भी बुला लेता है कि सर जल्दी आइए। फिर वो लॉकअप खोलकर उसे उठाते हैं। होश में आते ही विष्णु सबसे पहले अपने गले का ताबीज टटोलता है, जो कि गले में नहीं था, वो नीचे पड़ा था। विष्णु कहता है कि कल रात आखिर हुआ क्या था? वो लोग कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता सर कि कल क्या हुआ था। तभी बाहर से काफी आवाज सुनाई देती है। विष्णु पूछता है कि ये शोर कैसा? वारगीज बताता है कि सर पब्लिक और मीडिया वाले आए हैं चेक करने की हम जिंदा हैं कि नहीं। विष्णु सबको समझा देता है कि देखो कि कल यहाँ जो भी हुआ उसकी भनक उनको नहीं लगनी चाहिए, सब नॉर्मल रहना। फिर सब नॉर्मल बनकर ही उनके सामने जाते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। पब्लिक तो उन्हें देखकर तालियां बजाने लगती हैं, क्योंकि बंगलों के बारे में ये बातें फैली हुई थी कि यहाँ रहकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा था, लेकिन ये सब जिंदा खड़े थे इनके सामने। मीडिया वाले जो पहले खुद इस बंगलों की भूतिया कहानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, वो सब कहने लगते हैं कि बंगलो हॉन्टेड नहीं है। पुलिस ने साबित कर दिया कि वो सब अफवाहें थी और केरला पुलिस की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। फिर इन सब के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि शिहाब गायब था। जब घबराकर शिहाब को ढूंढने जाते हैं, विष्णु तो सोचने लगता है कि कहीं भूत ने शिहाब को तो नहीं कुछ कर दिया। फिर अगले ही पल पता चलता है कि शिहाब की आवाज एक बंद रूम के पीछे से आ रही थी। दरवाजा खोलकर वो लोग देखे तो शिहाब ठीक था। विष्णु पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जिस पर वो बताता है कि सर कल रात मैंने कोई साया देखा था, वो मुझे यहाँ खींच कर बंद कर दिया, उसके बाद का मुझे याद नहीं। विष्णु कहता है कि मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, तुम्हें यहाँ बंद कर दिया, मेरा ताबीज और रक्षा सूत्र तक उतरा मिला। ये सब बातें नॉर्मल नहीं है, ये जगह सच में गड़बड़ है, यहाँ की शुद्धि करवानी पड़ेगी। मैं आज ही महेंद्र स्वामी जी को बुलवाता हूँ। रही बात उन गुंडों की, तो सबसे पहले उन्हें ही होश आया था, तो सब पहले ही भाग गए थे, उन्हें भी ये लोग पकड़ कर लाते हैं। फिर स्वामी जी आकर वहां पर अपना रिचुअल वगैरह करते हैं। जैसी और मंजू भी छुट्टी से लौट आई थी, सब वहीं पर थे परमेश को छोड़कर, क्योंकि वो तो इन सब में मानता नहीं था, तो बाहर खड़ा था। खैर गुरुजी यहाँ पर रिचुअल करते हैं और 4 गुड़िया बनाकर उसे चौकी के चारों तरफ गाड़ के आने को कहते हैं। लेकिन ये काम कारिम पुराधन नक्षत्र में पैदा कोई इंसान ही कर सकता था। उन्हीं गुंडों में से एक उसी नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो उसी को ये काम दिया जाता है। एक दूसरा गुंडा भी जाता है उसकी हेल्प के लिए, तो दोनों जाकर 3 गुड़िया तो अच्छे से गाड़ देते हैं। लेकिन चौथी गुड़िया गाड़ते वक्त उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, फुसफुसाने की, जिससे डर कर दूसरे वाला तो भाग खड़ा होता है
जो गुड़िया गाड़ रहा था वो भी जल्दी से गुड़िया गाड़ कर भाग जाता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं किया था तो तेज हवा से गुड़िया वहां से हट जाती है। गुड़िया के हटते ही कोई वहां पर अपना कदम रखता है। वो एक लड़की थी, लेकिन भूतिया वाइब्स दे रही थी। अब वो भूत थी कि क्या थी इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां पर एक बड़ा सा स्मगलिंग वाला ट्रक कहीं जा रहा था, लेकिन पुलिस सामने से आकर उसे रुकवा देती है, जिस पर ड्राइवर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। और ये यहीं का लोकल था ट्राइबल। वो उछलता कूदता हुआ भाग रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। और जिस ऑफिसर ने उसे पकड़ा था वो था फॉरेस्ट ऑफिसर बाला। वो ऑफिसर बाला जो उसी इंस्पेक्शन बंगलों में रहता था, वो उसका सरकारी घर था। बाला इस आदमी को पकड़कर ले जाने लगता है और रास्ते में धिक्कारता है कि छी कितने घटिया आदमी हो तुम, यहीं के होकर स्मगलर्स की मदद करते हो। अरे कम से कम अपने ट्राइबल गॉड से तो डरो। जिस पर साथ वाला ऑफिसर कहता है, अरे सर ये पक्का चोर है, इसे किसी का डर नहीं। अभी देखे ना, कब से इससे पूछ रहे हैं कि किसके लिए काम करता है, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं बोला अब तक। बाला कहता है कि हवालात ले जाकर साले की ऐसी तोड़ाई करूंगा ना, सब उगल देगा। तभी रास्ते में कोई दूसरा ट्रक खड़ा दिखाई देता है, तो बाला और जो ऑफिसर ड्राइव कर रहा था वो लोग उसे हटवाने जाते हैं। तभी इतने में वो आदमी पता नहीं कैसे फ्री होकर भागने लगता है। उसके साथ जो ऑफिसर पीछे बैठा था वो आज लगाता है कि सर वो भाग गया। फिर बाला अकेला उसे पकड़ने जाता है। यहाँ वहां भागते हुए उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था कि तभी गोली चलने की आवाज आती है। मतलब कोई उसे शूट कर दिया था। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और अब प्रेजेंट में उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड की एंड में किसी भूत की तरह एंट्री मारी थी, लेकिन यहाँ वो किसी धाकड़ गर्ल की तरह एंट्री मारती है बुलेट पे। उसकी हरकतें टॉम बॉय जैसी थी, मतलब उसकी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज लड़के जैसी थी। बाहर शिहाब बैठा था, उससे कहती कि मुझे ऐसा सर से मिलना है। शिहाब कहता कि ठीक है, पहले मैं सर से पूछ लेता हूँ, और अंदर चला जाता है। वो लड़की वहीं बैठकर वेट करने लगती है। तभी शिहाब बाहर आकर बताता है कि ठीक है आप जा सकती है। फिर वो अंदर चली जाती है, जहाँ विष्णु एक फाइल देख रहा था। तभी अचानक से उसके ऊपर छिपकली गिर जाती है, जिससे वो डर जाता है और वो लड़की हंस देती है। अरे सर डरिए मत, छिपकली का ऐसा गिरना तो शुभ माना जाता है। वो लड़की अपना नाम मैथिली बताती है। मैथिली बताती है कि सर मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ, मैं भूत प्रेत और भूतिया जगहों की रिसर्च करती हूँ। मुझे पता चला है कि ये पुलिस स्टेशन हॉन्टेड है और कल मैंने यहाँ पर कुछ देखा है। विष्णु कहता कि क्या देखा है तुमने? मैथिली कहती कि वही जो पुलिस स्टेशन में नहीं दिखना चाहिए। होम डिपार्टमेंट को पता चला तो आप सबकी जॉब जा सकती है। विष्णु कहता कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। मैथिली कहती कि यहाँ पर कल तांत्रिक क्रिया चल रही थी ना, और उसका वीडियो भी दिखाती है। अब ये वीडियो उसके पास कहाँ से आई, वो कैसे रिकॉर्ड की, विष्णु ये सब नहीं पूछता। वो सीधा पूछता कि तुम चाहती क्या हो। मैथिली कहती कि बस ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ अपने रिसर्च के लिए। दूसरी तरफ प्रमेश स्टेशन ही आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। हाथ में अपनी कंप्लेंट लिए थे। प्रमेश कहता कि यहाँ ऐसे रास्ते में नहीं, आप लोग अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन आकर रजिस्टर करवाइए। इस पर वो लोग बताते हैं कि सर हम यहाँ के नेटिव ट्राइबल लोग हैं, बंगलों का भूत खासकर हमसे दुश्मनी रखता है। आपका तो पता नहीं, लेकिन वो हमें बिल्कुल नहीं बख्शेगा, इसलिए हम स्टेशन नहीं आ सकते। प्रमेश कहता है चलो ठीक है, बताइए क्या समस्या है। तो वो दोनों औरतें जिनका एक ही पति था सोमा, मतलब वो 2 शादियां किया था, ये दोनों बताती हैं कि जब से आप लोग बंगलों में चौकी शिफ्ट किए हैं तब से पता नहीं हमारे पति सोमा को क्या हो गया है, पीना शुरू कर दिया है, रोज हमें तंग करता है, मारता है। प्रमेश कहता है ठीक है आपकी रिपोर्ट में लिख दूंगा। फिर वो स्टेशन आता है तो बाहर मैथिली को देखता है और अंदर जाकर पूछता है कि बाहर ये लड़की कौन है, जिस पर विष्णु उसे पूरा सीन बताता है। प्रमेश को तो मैथिली से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो वैसे भी लॉजिक और साइंस वाइंस को मानने वाला था। कहता है कि सही है, ये लड़की साइंटिफिक तरीके से भूतों को पता लगाती है, अगर कुछ है तो बता देगी, ट्राई कर सकते हैं। विष्णु भी कहता है कि हाँ इसे यहाँ रखना ठीक होगा। कह रही थी कि भूतों से बात भी कर सकती है। स्वामी जी भी बोले थे कि यहाँ के भूतों के बारे में पता चल जाए तो वो उनकी प्रॉपर मुक्ति करवा सकते हैं। प्रमेश कहता है कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इस पर नजर रखिएगा। अरे हाँ सर एक बात बतानी थी आपको, वो सोमा की दोनों पत्नियां है ना, वो मुझसे मिली थी। कह रही थी कि जब से हम यहाँ चौकी लगाए हैं सोमा का बिहेवियर एकदम से बदल गया है। विष्णु कहता है कि क्यों, उसका इस बंगलों से क्या कनेक्शन है? प्रमेश कहता है कि पता नहीं सर क्या दिक्कत है उसको। विष्णु कहता है कि इस भूतिया कांड के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। ठीक है लेकर आओ साले को। तब तक मैथिली के यहाँ रहने के लिए एक रूम भी तैयार करवा दिया जाता है। वो अपने रूम में एंटर करती है, आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगती है। तभी विष्णु वहां पर आता है। अरे सॉरी पता नहीं था मुझे, मैं बस ये फाइल लेने आया था। फिर वो चला जाता है और यहाँ पर हम व्यूअर से एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि पहले तो मैथिली मिरर में दिख रही थी, लेकिन अब वो मिरर में नहीं दिख रही थी। अब वो कोई भूत है या क्या है इसका खुलासा भी नहीं होता,
लेकिन मैथिली का कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस सा और क्रीपी सा लगता है, जैसे स्त्री में श्रद्धा कपूर का था। खैर हम देखते हैं कि वो कोई बड़ा सा लॉकेट निकालती है अजीब सा, जिसके बीच में कंपास लगा था, और फिर अपना लैपटॉप निकालती है जिसके जरिए वो भूतों के सिग्नल पकड़ रही थी। उसे सिग्नल मिलता भी है और तभी उसे फील होता है कि कोई भूत, कोई एनर्जी जस्ट उसके पीछे से गुजरी है। फिर वो उनसे बात भी करती है, कहती है कि मैं आपकी मदद करने आई हूँ, क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? और तभी कोई भूत उसके सामने भी आ जाता है। खैर बाहर ये लोग सोमा को पकड़ लाए थे, लेकिन वो बाहर ही पैनिक करने लगता है कि सर प्लीज मुझे अंदर लेकर मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है। सोमा असल में एक पेशेवर चोर था, वो कई बार चोरी के लिए अरेस्ट हो चुका था। इसलिए शिहाब कहता है कि अच्छा, रात बिरात लोगों के घरों में चोरी करने वाला सोमा, साले तुझे इतना डर लग रहा है? सोमा कहता है कि हाँ सर, डर लगता है मुझे। एक बार मैंने यहाँ भूत को देखा था, 4 दिन तक मुझे फीवर रहा था, मुझे मत ले जाइए वहां पर। वो बहुत नाटक करता है, लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनते, उठाकर ले जाता है। फिर अंदर मैथिली उसके सामने बैठती है, उसे सब बताने को कहती है, और वो बताने भी लगता है कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था ना बाला, ये उसकी जीप में चुपके से हाथी का दांत छुपा दिया था, जिससे अनजान बाला जीप में अपनी फैमिली के साथ निकल गया। लेकिन रास्ते में डीएसपी राजन रूटीन चेकिंग बताकर जीप रुकवा दिया। वही डीएसपी राजन जिसका नाम लेने भर से भूतिया एक्टिविटी चालू हो गई थी, भूत गुस्सा हो गए थे। खैर हाथी के दांत के साथ वो बाला को पकड़ लिया, मतलब बाला को प्रॉपर फंसाने की साजिश रची गई थी। मैथिली सोमा से पूछती कि हाथी के दांत रखने के लिए तुम्हें किसने कहा था, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। फिर मैथिली क्या करती है कि वही लॉकेट निकालती है, बड़ा सा कंपास वाला, और अजीब सा मंत्र पढ़ती है, जिससे वहां पर कोई आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। मैथिली फिर उसी आत्मा से पूछती है कि अब तुम ही बताओ, जीप में हाथी के दांत कौन रखवाया था? लेकिन वो आत्मा बहुत गुस्से में थी, कहता है कि मैं बताऊं? मैं? अरे उसी से जाकर पूछो जिसे ये सब किया है, ढूंढो उस कातिल को जो ये कत्ल किया है। फिर सोमा बहुत जोर से चीखने लगता है, कांपने लगता है, और आखिर में बेहोश होकर गिर जाता है। वो लोग उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैथिली कहती कि मैं नहीं जानती कि आत्मा किसकी थी, लेकिन ये कोई कत्ल के बारे में कह रहा था, कौन किसका कत्ल किया है? फिर वो कंफर्म करती है कि अच्छा वो फॉरेस्ट ऑफिसर बाला और उसकी फैमिली ने तो किया था ना। विष्णु कहता है कि हाँ। मैथिली कहती है तो फिर ये किस हत्या की बात कर रहा है, हमें ये पता लगाना होगा, उसी से इस बंगलों की गुत्थी सुलझेगी। तभी अचानक वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उसी दौरान एक फाइल उनके सामने नीचे गिरती है, जैसे कि भूत उन्हें कुछ दिखाना चाहते हों, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है, जहां बाला को एक नहीं 2 केसेस में फंसा दिया था। एक तो हाथी के दांत वाला, और दूसरा वो जो स्मगलर का आदमी बीच में छूटकर जंगल में भाग गया था, कोई उसे गोली मार दिया था, वो खत्म हो गया था, और उसका इल्जाम भी इस पर लग गया था। फिलहाल उसे फोर्स से निकाल दिया गया है और उस पर इंक्वायरी चल रही है। इन सब से परेशान होकर बाला डिप्रेशन में चला जाता है, और एक दिन वो अपनी फैमिली को जहर देकर खुद भी फांसी लगाकर खत्म हो जाता है। इधर प्रेजेंट में विष्णु फाइल पढ़ रहा था जो कल रात में भूत गिराए थे। ये जो थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसी आदमी की जिसे जंगल में कोई शूट करके बाला को फंसा दिया था। मरने वाले का नाम संतू था। उस फाइल को पढ़ने के बाद विष्णु बताता है कि इसमें लिखा है कि पोस्टमार्टम में जो गोली संतू की बॉडी से निकली थी, तभी मैथिली बीच में ही बोल देती है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर बाला की सर्विस रिवॉल्वर से ही चली थी। ये सुन विष्णु चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता? जिस पर मैथिली कहती है कि मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, जब आप फाइल पढ़ रहे थे तो मैं आपको पढ़ रही थी। सब मैथिली से इम्प्रेस हो जाते हैं कि आप तो कमाल की टेक्निक जानती हैं। मैथिली कहती है कि मेरी तारीफा बाद में करिएगा, पहले वापस केस पर आते हैं। तो जैसे कि उस आत्मा ने किसी हत्या का जिक्र किया था, अब हत्या तो यहाँ संतू की हुई है और इल्जाम बाला पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसे प्रूफ करती है कि गोली उनके सर्विस रिवॉल्वर से ही चली थी, लेकिन बाला की स्टेटमेंट थी कि गन उसने नहीं चलाई। विष्णु कहता है कि गन उसने नहीं चलाई तो किसने चलाई? मैथिली कहती है कि उसी ने, जो नहीं चाहता था कि संतू पकड़ा जाए, उसका नाम खुले, इसलिए वो उसे मार दिया या मरवा दिया और इसमें बाला को फंसा दिया। हाथी दांत वाले केस में भी वही बाला को फंसवाया होगा। प्रमेश कहता है कि सर मैथिली जो कह रही है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद कातिल कोई और था और बाला इनोसेंट था। बस फिर क्या था? सच्चाई का पता लगाने के लिए विष्णु केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद मैथिली विष्णु को अपनी बुलेट पर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर प्रताप एडमिट था। वही पुलिस वाला जो संतू के साथ पीछे बैठा था, ये इन्हें बहुत शॉकिंग बात बताता है कि संतू को यही भागने में मदद किया था, यही खुद उसकी हथकड़ी खोल कर उसे भगा दिया था। बाला की गन भी यही चुराया था, वो भी डीएसपी राजन के कहने पर। गन चुरा कर ये उसी को दिया था। विष्णु पूछता है तो क्या डीएसपी राजन संतू को शूट किया था? प्रताप कहता कि वो मुझे नहीं पता, बस वो गन चुराने के लिए बोले थे और मैं चुरा कर उन्हें दे दिया था, बस मुझे इतना पता है। मैथिली उसके पूरे कन्फेशन की वीडियो बना रही थी।
प्रताप कहता है कि ये सब वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे पश्चाताप करना है। उसका कहना था कि बाला सर के साथ गलत करने के बाद मैं भी कभी सुखी नहीं रहा। मेरा भी सब बर्बाद हो गया। मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट में चला गया। मैं भी बीमार पड़ गया। ये मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। काफी समय से मैं राज अपने सीने में दबाए एक बोझ की तरह ढो रहा था। आज आप लोगों को बताकर अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। वो मैथिली के बारे में पूछता है कि सर ये भी पुलिस में है क्या? विष्णु मुस्कुराकर कहता है कि बस ऐसे ही समझ लो, और फिर मैथिली को लेकर वहां जाने लगता है कि चलो मैथिली। वो आगे निकल जाता है, चला जाता है, लेकिन मैथिली रुक जाती है और फिर खतरनाक तरह से पलटकर प्रताप को देखती है, जिसे देखकर प्रताप डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें भूत जैसी चमक रही थी, लाल लाल। अपनी आंखों से ही वो प्रताप को कुछ तो कर देती है जिससे उसका मुंह टेढ़ा होने लगता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी जुबान बाहर आ जाती है। इतने में उसे दौरा सा पड़ जाता है, बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। उसकी पत्नी ये देखकर घबरा जाती है और सिस्टर को आवाज लगाने लगती है और मैथिली ये सब करके खुश होती है। अब ये तो हमें पहले से हिंट मिल गया था कि मैथिली कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो शीशे में भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब वो भूत भी नहीं हो सकती क्योंकि भूत थोड़ी ना ऐसे बुलेट वुलेट चलाते हैं। ये तो कोई अलग ही टाइप की सुपर नेचुरल फोर्स प्रतीत होती है। खैर अब क्या होता है कि रास्ते में विष्णु बुलेट रुकवा देता है, कहता है कि माँ का कॉल है। असल में वीडियो कॉल था। माँ कहती है बेटा तुम्हारे नाम से मैंने एक नया ताबीज बनवाकर स्पीड पोस्ट करवा दिया है। हर बुरी शक्ति भूत प्रेत चुड़ैल से ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी वो मैथिली को देख लेती है, पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है पीछे? विष्णु ऐसे ही कह देता है कि नई ज्वाइनी है। उसकी माँ को मैथिली बहुत पसंद आ जाती है, शादी वादी की बात करने लगती है। विष्णु कहता है कि माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ और तुरंत फोन काट देता है। लेकिन मैथिली सब सुन ली थी और वो तो भाई इंटरेस्टेड थी। कहती है कि मैं तो माँ की बात से सहमत हूँ। मैंने तो सोच भी लिया है कि सुहागरात किसी भूतिया बंगले में और हनीमून ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला के कैसल में। बताओ ट्राई करना चाहोगे? विष्णु कहता है कि इसके लिए तो पहले अपने जैसा कोई डेविल खोज लो। अगर नहीं मिला तो मैं ट्राई करना चाहूंगा। मतलब इनडायरेक्टली तो उसकी हाँ ही थी। वो मैथिली को पसंद करने लगा था, लेकिन फिलहाल उसका फोकस केस पर था। दूसरी तरफ परमेश उसी पंक्चर वाले से मिलता है जिसे स्टार्टिंग में भूत ने घायल कर दिया था। और यहाँ पता चलता है कि भूत फालतू में से टारगेट नहीं किया था, बल्कि इनडायरेक्टली ये भी इस केस से कनेक्टेड है। असल में ये भी संतू के साथ मिलकर स्मगलर्स के लिए काम करता था। वो तो संतू के मरने के बाद ही डर गया और सब छोड़कर पंक्चर की दुकान खोल लिया। परमेश उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते थे, लेकिन वो चुप रहता है, जिस पर परमेश उसे डराता है कि देखो ये केस हम आत्माओं को न्याय और उनकी मुक्ति करवाने के लिए दोबारा खोले हैं। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो आत्माएं तुम्हें मार देंगी। फिर डर के मारे वो बता देता है कि शाहजी सर के लिए। परमेश चौंक जाता है, क्या वो एमएलए शाहजी? ये कहता है कि हाँ, तब वो एमएलए नहीं थे, पहले यही काम था उनका। फिर ये सब जाकर वो विष्णु को बताता है। विष्णु डीएसपी राजन के बारे में बताता है और अब इनके पास दो नाम थे। दोनों सोच रहे थे कि इनमें से गोली कौन चलाया था, डीएसपी राजन या एमएलए शाहजी, या कोई तीसरा भी इस गेम के पीछे था जो अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी तरफ एक बहुत ही शॉकिंग केस देखने को मिलता है। न्यूज में मैथिली की फोटो फ्लैश हो रही थी, लेकिन उसका नाम रोज बेला दिखाया जा रहा था। बताया जा रहा था कि वो कई दिनों से गायब है। अभी हाल ही में एक जगह कोई लड़की को मारकर उसकी लाश को गाड़ने की बात सामने आई है। रोज के माँ बाप को शक है कि उनकी बेटी रोज की लाश है। कंफर्म करने के लिए उस लाश की डीएनए टेस्टिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन जब खुदाई हुई तो अंदर लाश है ही नहीं। लाश गायब हो गई। सब हैरान है कि लाश गई तो गई कहाँ। पुलिस का तो कहना था कि लाश रोज के कातिलों ने ही कहीं गायब कर दी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मतलब मैथिली का असली नाम रोज है और वो कोई जिंदा लाश है। वो मिरर में भी नहीं दिखती है। अब ये सब क्वालिटीज तो वैम्पायर्स की हैं। बातें भी वैसे ही कर रही थी कि ट्रांसिल्वेनिया में हनीमून मनाएगी, ड्रैकुला के कासल में। लेकिन वैम्पायर्स थोड़ी ना ऐसे दिन में घूम सकता है। तो फिर मैथिली आखिर है क्या और क्या चाहती है? इन सब का खुलासा होगा इसके सेकंड पार्ट में, जो कि मैं कल ही लेकर आ जाऊंगा। तब तक आप गैस करिए कि मैथिली आखिर क्या हो सकती है। तो अगर आपको अभी तक ये वाली वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ उसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।